नमस्कार दोस्त। इमेजिन कीजिए आप सो रहे हैं और आपके घर में अचानक दरारें पड़ने लगती हैं और वो दरारें देखते ही देखते इतनी चौड़ी हो जाती हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आता और नौबत ये आ जाती है कि आपका घर कभी भी आपके ऊपर गिर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैसा लगेगा, आप क्या फील कर रहे होंगे, ऐसा इमेजिन करके देखिए। दोस्तों, जब आप ऐसा इमेजिन करेंगे तभी आप जोशीमठ के लोगों का असली दुख समझ सकेंगे जो उन पे बीत रहा है। दोस्तों, जोशीमठ वही एक पहाड़ी कस्बा है जहाँ पे अभी ज़मीन के दरकने की खबरें आई हैं, जहाँ पे घरों में दरारें आ रही हैं और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ पे पीड़ित हैं इनसे, और लोगों को मजबूरी में अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि उनके घर अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रह गए हैं। उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। उन्होंने जो अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगा के मेहनत करके जो घर बनाए थे, अब वो उनके रहने लायक नहीं रह गए हैं। गई मकान यहाँ सब सब तरह से दरारें पड़ गई। रहना कैसा है यहाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं तो ज़्यादा बीमार हूँ, सरकार की तरफ से कोई मदद तो मिली नहीं। हम खुद ही जा रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, कोई ले जा नहीं सकता। रात को उठा के कहाँ जाएं हम बच्चों के साथ। खाली बोल ही रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और देखिए सर, सरकार से मैं गुहार लगाना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी मदद कीजिए। जो भी पीड़ित हैं उनको आप देखिए, वरना सर कोई नहीं बच पाएगा जोशीमठ। दोस्तों, ऐसा जोशीमठ में क्यों हुआ है, क्या इसकी वजह है और क्या सॉल्यूशंस और क्या आगे के लिए कदम उठाए जा सकते हैं, इन सब पे हम आज बात करें। दोस्तों, जोशीमठ में ये दरारें 2 से 3 जनवरी की रात को दिखनी शुरू हुई। जोशीमठ के बारे में जानते हैं। तो जोशीमठ से होके श्री हेमकुंड साहिब और श्री बद्रीनाथ धाम को रास्ता जाता है। इस वजह से इसका एक काफ़ी महत्व है टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, क्योंकि जो टूरिस्ट हैं जो इन दर्शन तीर्थ स्थलों पे दर्शन के लिए आते हैं वो मेनली यहीं पे स्टे करते हैं। जोशीमठ से होते हुए श्री बद्रीनाथ को जाते हैं और वहीं पे आगे माना दर्रा पड़ता है जो कि तिब्बत से हमारे भारत को जोड़ता है। जोशीमठ चमोली जिले में स्थित गढ़वाल हिमालय का भाग है जहाँ पे धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम होता है। ये 1881 में जोशीमठ की जनसंख्या 572 थी और इस जनसंख्या में फ्लक्चुएशन रहते थे क्योंकि दोस्तों, सर्दियों के समय में जब श्री बद्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो वहाँ की जो जनसंख्या, जो पुरोहित और जो वहाँ पे व्यवस्थाएं करने वाले लोग हैं वो वापस जोशीमठ आ जाते हैं। और जब ये समय तीर्थ यात्रा का होता है जो कि सामान्यतः मई से नवंबर दिसंबर तक चलती है, तब ये जनसंख्या फिर से बद्री धाम के लिए पलायन कर जाती है। तो वर्तमान में ये जो जनसंख्या है 50,000 के पास। जोशीमठ की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि 7वीं-8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने जोशीमठ की स्थापना करी थी। ये वही आदि शंकराचार्य हैं जिन्होंने भारत में 4 धाम, जिसमें पूरब में पुरी मठ है जो उड़ीसा में है, और द्वारका में शारदा मठ है जो गुजरात में है, और उत्तर में जोशीमठ है या इसको ज्योतिर्मठ भी कहते हैं, और दक्षिण में मैसूर में श्रृंगेरी मठ है। इन 4 मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने करी थी और ये आदि शंकराचार्य ने ही हिमालय की यात्राएं उस समय पे करी थी। और आदि शंकराचार्य ने जोशीमठ में साधना करी थी और यहाँ पे एक गुफा में वो रहा करते थे, ऐसी मान्यता है। इसके बाद में ये बद्रीनाथ धाम जो धाम है उसका पुनर्निर्माण भी आदि शंकराचार्य ने कराया था। और यहाँ से उसके बाद वो श्री केदार धाम चले गए थे जहाँ पे 32 साल की उम्र में उन्होंने समाधि प्राप्त करी थी। यहाँ पे भगवान नरसिंह का अवतार भी, यहाँ की कहानी भी यहाँ से जुड़ी है। ये जिनके लिए भक्त प्रहलाद ने तपस्या करी थी। प्राचीन काल में देखें तो जोशीमठ में त्यूरी साम्राज्य का शासन रहा, जिनके जो प्रथम शासक थे जिन्होंने साम्राज्य की स्थापना करी वासुदेव थे।
इसके बाद में इस राज्य की राजधानी को जोशीमठ से बैजनाथ के स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं जोशीमठ में जो मंदिर है वहाँ पे नरसिंह की एक प्रतिमा है जिसका हाथ धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, और जिस दिन वो हाथ छिन्न भिन्न हो जाएगा उस दिन जोशीमठ तबाह हो जाएगा। उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और जो श्री बद्रीनाथ जाने का जो मार्ग है वो सदा के लिए बंद हो जाएगा। जो श्री बद्रीनाथ मंदिर है उसको दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया। दोस्तों, जोशीमठ में भूस्खलन या जो मकानों में दरारें आ रही हैं, ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। 1970 के दशक में भी ऐसी घटनाएं जोशीमठ में हो चुकी हैं जब वहाँ पे भूस्खलन हुआ था, और उस समय पे जो इस समस्या के समाधान के लिए एक कमेटी बनी थी जिस 1976 में इसने अपनी एक रिपोर्ट फाइनल सबमिट करी थी, और उसमें इस कमेटी ने पाया था कि ये जो जोशीमठ है वो एक स्टेबल लैंड पे एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिचुएटेड नहीं है, उसके नीचे जो लैंड है वो अनस्टेबल है। और इस कमेटी ने सुझाया था कि जो विनिर्माण की गतिविधियां हैं, जैसे हाईवे बनाना, सुरंगें बनाना या फिर वहाँ पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाना, इनको बहुत ही सावधानी से वहाँ पे प्रारंभ किया जाए। लेकिन दोस्तों, सरकारें आती रहीं और जाती रहीं, और उस कमेटी की जो अनुशंसाएं थीं उस पे किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, चाहे वो बीजेपी की हो वर्तमान समय की या फिर पीछे जो कांग्रेस की सरकारें रहीं उनकी। लेकिन तत्कालीन समय में इस रिपोर्ट के आने के बाद जो विनिर्माण की गतिविधियां थी उनको रोक दिया गया था। दोस्तों, जानते हैं क्या कारण है कि अचानक जोशीमठ में जो मकान है उनमें दरारें आने लगीं और सड़कों पे दरारें आने लगीं, और दरारें इतनी व्यापक हो गई कि उनमें से आर पार आसानी से देखा जा सकता है, और बड़ी बड़ी इमारतों के जमीन में समाने का खतरा मंडरा गया। ऐसी क्या वजह है? जियोलॉजिस्ट का कहना है कि जोशीमठ का जो निर्माण हुआ है वो एक लैंड सब्सिडियंस पे हुआ है। इस पहले किसी समय में जब भूस्खलन हुआ तो उस समय पे जो मिट्टी, मलबा और कंकड़ पत्थर जो इकट्ठे हुए उनके ऊपर ये जो कस्बा है ये सिचुएटेड है जोशीमठ। जोशीमठ चट्टान के ऊपर स्थित नहीं है जो मजबूत चट्टान होती है, इस वजह से इसकी जो ज़मीन है वो अनस्टेबल है, कमज़ोर है, ज़्यादा वजन सहन नहीं कर सकती। एक लिमिट से ज़्यादा वजन अगर उस पर डाला जाएगा तो वो जो भूभाग है वो नीचे बैठ सकता है। तो सवाल ये आता है दोस्तों कि इतने समय से जब ये ऐसे लैंड सब्सिडियंस पे अस्थाई ज़मीन पे बना हुआ है जोशीमठ, तो अब दरारें क्यों आ रही हैं? इसके संबंध में पीयूष रौतेला जो एक भूगर्भ शास्त्री हैं वो क्या कहते हैं? उनका कहना है मानवीय गतिविधियाँ ये घाटी पे तनाव बढ़ाएंगी जिससे कि आने वाले समय में आपदाओं में वृद्धि होगी। इसके साथ ही साथ उनका कहना है कि 2 से 3 जनवरी की रात में एक प्राकृतिक जल स्रोत फटा जिसकी वजह से वहाँ से 500 से 600 लीटर पानी प्रति मिनट बाहर निकल रहा है जो बर्फीला पानी है, और वो ज़मीन जहाँ से जो जल स्रोत है उसका पता भी नहीं है वो कितना बड़ा है। उनका कहना है कि ये जो जल स्रोत फटा है ये जो वहाँ पे विष्णुगढ़ तपोवन जो हाइडल पावर प्लांट है उसके लिए जो सुरंग बनाई जा रही है वहाँ ड्रिलिंग के समय पे वो जल स्रोत फटा है, जबकि इसकी भी जानकारी नहीं है कि वो जल स्रोत कितना बड़ा है, कितना पानी उससे बाहर निकलेगा। 400 से 500 लीटर पानी प्रति मिनट, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी बाहर आ रहा होगा लगातार वहाँ से, और जितना पानी जो बर्फीला बाहर निकलेगा तो उतना ही जो लैंड है वो ओपन एम्प्टी हो जाएगा, और उसको भरने के लिए लैंड सब्सिडियंस या हम कहें मिट्टी, बजरी, बालू, जो रेता, ये सब चीज़ें भरेंगी उसको, तो उसकी जो पूर्ति होगी वो लैंड सब्सिडियंस जो ये जिस पे जोशीमठ है उसी चीज़ से होगी। तो जितना बड़ा वो जल स्रोत होगा उतना ही बड़ा संकट जोशीमठ के लिए हो सकता है। इसके साथ ही साथ भूगर्भ शास्त्रियों का कहना है कि केदार पद्री जो बाईपास है उसने भी भूस्खलन की, जिसे हेलांग बाईपास कहते हैं, उसकी वजह से उसके निर्माण के लिए चट्टानों को तोड़ा गया सड़क बनाने के लिए, जिससे कि पहाड़ कमज़ोर हुआ है। इस पावर प्रोजेक्ट के लिए 12 किलोमीटर लंबी एक सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से भी पहाड़ लोकल लोग विरोध कर रहे हैं कि इसकी वजह से जो घाटी है वो कमज़ोर हो रही है, ज़मीन अनस्टेबल हो रही है। लेकिन उनके विरोध के बाद भी काम लगातार जारी है, कोई भी निर्माण कार्य नहीं रुक रहा है। लोग बहुत समय से विरोध कर रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है या फिर ध्यान नहीं दिया जाता। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं अतुल सती, उन्होंने कहा है कि सरकार ने पहले इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी परियोजनाओं को नहीं रोका गया, और वर्तमान समय में ये नौबत आ गई है कि जोशीमठ के लोग या जोशीमठ पूरा ज़मीन में समाने वाले लोकल लोगों की एक गुजारिश पे
सती जी हैं और 2 अन्य लोगों ने जियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर इन्होंने अध्ययन किया और एक रिपोर्ट 2013 में, इस रिपोर्ट में तपोवन हाइडल पावर प्रोजेक्ट है उसके लिए जो सुरंग बनाई जा रही है, बताया गया था कि इससे भविष्य में भयानक तबाही हो सकती है जोशीमठ में। और उस समय पे फिर इस परियोजना को रोक दिया गया था, लेकिन फिर से बाद में उसको चालू कर दिया। इसके साथ ही साथ जो एक बड़ी समस्या है कि वहाँ पे विनिर्माण जो गतिविधियाँ, भवन निर्माण की गतिविधियाँ हैं, वो भी अनियमित रूप से चली। उनके लिए कोई नियमितता नहीं, जैसे कंस्ट्रक्शन परमिशन आदि के भी जो पालिका है, जो प्रशासन है, उसने ध्यान रखा है। और अब बताया जा रहा है कि ये जो परियोजना है, इसके अलावा जो वहाँ पे मकान लोगों ने बनाए हैं, कई मंजिला बना रखे हैं, तो उन्होंने भी जमीन को कब्जा करने में बड़ा रोल किया। लेकिन दोस्तों, ये तो सरकार का अपने आप से अपनी जिम्मेदारियों से पता निकालना हो गया, क्योंकि आप किस लिए हो, आप किस लिए लोगों ने चुना है? इसीलिए कि आप चीज़ों को विनियमित करो, अगर कुछ गलत कोई कर रहा है तो उसको रोको। लेकिन प्रशासन ही जब आंखें बंद करके बैठा रहेगा तो लोग तो कुछ भी करेंगे। अगर लोग इतने समझदार होते तो प्रशासन को ही क्यों ये सोचते। इसके साथ ही साथ एक बड़ा जो रोल इस घटना को बढ़ाने में प्ले किया है, वो है सरकार, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी लापरवाहियाँ। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, किसी ने भी इस प्राकृतिक जो भूभाग है इस पे ध्यान नहीं दिया और जो उन लोगों के कंसर्न है उनको ध्यान में नहीं रखा और ताबड़तोड़ विकास की जो परियोजनाएं हैं उनको चालू कर दिया। दोस्तों, ये कैसा विकास है? जान लेने पे तुला हुआ है। अगर किसी की जान दे के या लोगों की जानें लेके अगर विकास होता है तो ऐसा विकास किस काम का? जोशीमठ में जो समस्या इस समय पे है उसका समाधान कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए जो कुछ चीज़ें जो की जा सकती हैं, सबसे पहली बात, लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया जाए क्योंकि जान माल की क्षति ना हो। बड़ी बड़ी परियोजनाओं पे पाबंदी लगाई जाए और पूरे गहन अध्ययन के बाद ही उन पे कोई फैसला लिया। लोगों को दूसरी जगह पे भेजने के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, जिससे कि वो अपने रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं कर सकें और उनको जगह उपलब्ध कराएं। कोई भी विकास अगर लोगों की जान की कीमत पे होता है तो ऐसे विकास को त्यागना ही बेहतर विकल्प होगा। इस भयानक जो तबाही है, इससे सीख लेते हुए अन्य जो पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे जो कस्बे हैं, जो शहर हैं, उनमें भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, सावधानी बरती जाए और विनिर्माण की गतिविधियों को सही ढंग से विनिर्मित किया जाए। और इसके साथ ही साथ जो लोकल हैं उनके लिए सरकार का और प्रशासन का काम है कि वो लोगों को अवेयर करे कि वो अनियमित तौर पे कंस्ट्रक्शन ना करें, जिससे कि घाटी पे कोई अनावश्यक दबाव बढ़े और तनाव बढ़े, जिससे कि फ्यूचर में कोई आपदा आए। और ये कहा जाता है कि जोशीमठ की आपदा, ये जो वर्तमान समय में समस्या है और जो बढ़ती ही जा रही है, तो इसको 2013 में जो श्री केदारनाथ में जो आपदा आई थी, उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी तबाही के तौर पे देखा जा रहा है। हाल ही में कुछ खबरें आ रही हैं कि जोशीमठ में जो ज़मीन नीचे सरक रही है, तो इसरो ने जो कार्टोसैट 2S जो सैटेलाइट है, इमेजिंग सैटेलाइट है, उसके द्वारा अध्ययन किया और पता लगा है कि कुछ 12 दिन में 5 सेंटीमीटर ज़मीन अंदर धंस चुकी है, केवल 12 दिनों में। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से वो ज़मीन का जो हिस्सा है ज़मीन में धंसता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि जैसी दरारें मकानों में जोशीमठ में आई हैं, वैसी ही दरारें अब कर्णप्रयाग में भी देखने को मिल रही हैं।